तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को हमेशा की तरह पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें हमें क्या बोला जा रहा है और उसके बाद तमाम पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ूं तो इसमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आ रेशो, यानी कि जितनी भी क्वेश्चन जैसे कि पार्ट नंबर 1 है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको आपने रेशो यानी ए रेशो बी की फॉर्म में लिखना है एंड एज आ फ्रैक्शन, और रेशो के साथ साथ फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। इसको लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो आई होप वीडियो का पिछला हिस्सा आपने देखा होगा, रेशो किसे कहा जाता है। तो ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। इसके बाद फ्रैक्शन का वर्ड है, फ्रैक्शन का भी आप लोगों को पता है, किसी भी चीज़ को बटा की सूरत में लिखने को या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे 2 3 है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूंगा तो मैंने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म के भी आपको समझ में आ गई होगी। अब सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म के ऊपर बात करूं तो हर नंबर जो है कैंसिल होने के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे मज़ीद वो कैंसिल नहीं होता, तो उस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला जाता है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जैसे ही सॉल्व करूंगा तो आपको उसके अंदर ही समझा दूंगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमेशा की तरह सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। किस किस की रेशो ले रहे हैं हम? 750 की, तो यहाँ पे लिख लेंगे 750। और किसकी ले रहे हैं हम? 1250 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 1250। ठीक है, तो इसको मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद इसको अब रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 750 और रेशो, उसके बाद आ जाएगा 1250। ठीक है, उसके बाद आगे अगर चलें तो वैसे अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे भी आगे कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि फिर नेचुरल लगता है काटना और बेहतर लगता है। और मैंने आपकी बुक की एग्जांपल देखी है, वहाँ पर भी ऐसे ही किया गया है। तो एग्जांपल के तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम अपने टीचर्स को ये कह सकते हैं कि हमने एग्जांपल के तरीके को फॉलो किया, और वो नहीं कहेंगे, वरना अक्सर टीचर्स इतराज़ भी करते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, तो इसको यानी कि सिंपल रेशो को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बटा की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब इसको कैंसिल करना आसान है, इसीलिए मैंने लिखा था। तो 750 को ऊपर रखा, 1250 को नीचे रखा। कैंसिलेशन शुरू करें तो 0 0 से कैंसिल, 5 के टेबल पे जाता है, 5 1 5, 5 5 द 25, इसके बाद 5 2 द 10, 5 5 द 25, फिर 5 के टेबल पे जाता है, 5 3 द 15 और 5 5 द 25। तो लोएस्ट फॉर्म क्या आ गई इस रेशो की? वो या सिंपलेस्ट फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं, 3/5। तो यहाँ पे लिख लूँगा 3/5। तो ये सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म आ गई जो कि क्वेश्चन में बताई गई थी। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे एक बार और रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म लिख दिया, तो 3/5 आंसर आ गया फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। रेशो की फॉर्म लिखते हैं, तो रेशो की फॉर्म में 3/2/5 ऐसे करके लिख देंगे। तो ये आपके दोनों फॉर्म के अंदर मैंने आंसर लिख दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको बाकियों की तरफ चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्यूशन लिखने के बाद अब सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इनके यूनिट जो है सेम नहीं है। तो रेशो जो है सेम यूनिट्स के दरमियान लिया जाता है। तो इनके यूनिट को एक जैसा करते हैं। एक जैसे से मुराद क्या होगा, या तो हम इस सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर बराबर हो जाएंगे। तो सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले तो इसको वैसे का वैसा उतारते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। अब कन्वर्ट करना फिज़िक्स के पहले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे करते हैं। मुख्तसर बताऊं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें यानी कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो यानी ऊपर से नीचे आना है। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा तो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आना है तो इट्स मीन मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 3 × और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 300 सेंटीमीटर।
तो 1 मीटर में 300 सेंटीमीटर होते हैं, हमें पता चल गया। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा 450 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। अब जो है पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे पहले किया था वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रेशो ऑफ। तो रेशो ऑफ किस किस का रेशो लेना है? 450 सेंटीमीटर टू किसके दरमियान? 300 सेंटीमीटर के दरमियान। ठीक है, तो एम ज़्यादा बड़ा हो गया ये, अब ठीक है। तो इसके बाद हम इसको ओनली नंबर के फॉर्म में लिखें तो 450 इज़ टू 300। ठीक है, रेशो के फॉर्म में आ गया। फ्रैक्शनल की फॉर्म में इसके बाद हम लिखते हैं तो ये 450 डिवाइड बाय आ गया 300। इसको एक बार हम लिखेंगे दोबारा से 450 डिवाइड बाय 300। अब हम काटेंगे तो 3 1 3, 3 5 15, 0 और 10। उसके बाद 0 0 से तो कट गया था, और फिर आ जाएगा 3 5 5 3 15 और 5 2 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसको हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में और रेशो की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 3 डिवाइड बाय 2, और रेशो के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 3:2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें भी कोई ज़्यादा मसला तो था नहीं, वैसे का वैसे ही है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। 4 kg है एक जगह और दूसरी जगह 2 kg 750 ग्राम है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद इसको एक बार दोबारा उतारा तो ये आ गया 4 किलोग्राम। ठीक है, और 2 kg और साथ में 750 ग्राम। तो इधर भी हम यूनिट आपको पता चल गए कि इधर अलग अलग है, तो इनको एक जैसा करें। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, और यानी 750 ग्राम को किलोग्राम में बदल के, और फिर टोटल एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर ग्राम को केजी में लेकर जाएंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको भी ग्राम में बदल लेते हैं, इसको भी ग्राम में बदल लेते हैं, ताकि पॉइंट्स से हमें आज़ादी मिल जाए। ठीक है, तो एक ही बात होती है, एक जैसा करना है ना हमने। तो 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो 1000 ग्राम होते हैं, हम लोगों को पता है। तो अब हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 3 नुक्ते, जिसका मतलब आई थिंक क्यों के होता है उर्दू के अंदर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जब हमें पता चल गया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम को हम जब ग्राम में बदलेंगे तो केजी से हम ग्राम की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने ग्राम्स होते हैं, यानी 1000 ग्राम होते हैं 1000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4000 ग्राम। ठीक है, इसी तरह 2 kg है, 2 kg को ग्राम में जब बदलेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 के साथ, तो हमारे पास 2000 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो दोनों को पता चल गया हमें दोनों के आंसर क्या होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस लिखने के बाद यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अगरचे 1 kg जो है वो किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के। देन ठीक है, तो यहाँ पे सिंस डाल के कोमा यहाँ पे लिख देते हैं देन। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये 4 किलोग्राम के ग्राम में कन्वर्ट होने के बाद कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम। ठीक है, और साथ में ये 2 kg कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम, और साथ में ये भी ऐड कर दें क्योंकि ये भी ग्राम में पहले से मौजूद है, तो 2750। तो यहाँ पे अगर करके दिखाऊं कि 2000 को प्लस करें 750 के साथ तो 2750 बन जाएगा। तो मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इसको भी मिटा देते हैं ताकि खिचड़ी जो है वो ना रहे, और ये भी मिट जाते हैं क्योंकि हमने मेंशन ही कर दिया सिंस करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 2750 ग्राम। अब दोनों यूनिट जो हैं ग्राम में हो चुके हैं। अब हम यानी कि लिख सकते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन में लिखते आ रहे थे, रेशो ऑफ किस किस की, 4000 ग्राम और साथ में 2750 ग्राम। तो इसको अब मैं रेशो के फॉर्म में लिखूं तो ये ओनली नंबर्स में आ जाएगा 4000 रेशो 2750। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें काटने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इक्वल का साइन साथ में आ जाएगा 4000 डिवाइड बाय 2750।
इसके बाद अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 4000 को जब मैं 2750 के साथ कैंसिल करूँगा तो 0 0 से कट गया। उसके बाद 5 के टेबल पे जाता है, 5 8 द 40 और 0 ऊपर आ गया। इधर चलें तो 5 5 द 25 और 5 5 द 25। इसके बाद आगे चलें तो 5 1 ज़ा 5 और उसके बाद 3 5 6 ज़ा 30। इधर चलें तो 11 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई इसकी, 16 डिवाइड बाय 11। अब हमने फ्रैक्शनल फॉर्म और रेशो फॉर्म को लिखना है, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म और रेशो फॉर्म को लिख लिया। इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म को लिखें तो 16 डिवाइड बाय 11 आंसर है, रेशो के फॉर्म में लिखें तो 16:11 हमारे पास आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हम सिंपली इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। तो 27 मिनट और 30 सेकेंड, सॉरी ज़्यादा करीब लिख दिया, यहाँ पे लिख लेता हूँ 30 सेकेंड। ये एक रेशो हो गया और दूसरा क्या है 1 और। तो दो यानी कि रेशो है हमारे पास। तो अब पहला मसला ये कि इनके यूनिट जो हैं वो सेम नहीं है, तो इनको सेम करना होगा। अब सेम करने के लिए या तो हम तीनों को सेकंड में बदलें, या तीनों को मिनट में बदलें, या तीनों को आर में बदलें। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को सेकंड में बदल लेंगे। अब सवाल पैदा होता है क्यों, क्योंकि देखिए जब भी मैंने आपको बताया था कि आर जो है वो बड़ा यूनिट है, इससे छोटा क्या हो जाएगा मिनट, इससे छोटा क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो जब भी आप सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह मिनट से फिर और में जाएंगे, फिर अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन के अंदर जो है आपका जवाब डेसिमल में आएगा, यानी पॉइंट समथिंग इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो जब भी फिर पॉइंट में आंसर आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो अभी तक हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वो ये कि हम बड़े को छोटे यूनिट में बदलेंगे, क्योंकि जब जब बड़े को छोटे में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई के अंदर पॉइंट या इशारिया नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, इसको यहाँ से मिटाता हूँ। और जैसे 27 मिनट को मैं अगर बदलूँ सेकंड में, ठीक है, तो पहले मिनट को, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 60। तो इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 60 के साथ, क्योंकि मिनट से मैं सेकंड की तरफ जा रहा हूँ। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1620। और यहाँ पे मिनट लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ये आ गया सेकंड, ठीक है। तो 27 मिनट में इतने सेकंड होते हैं। तो अब यानी कि 30 सेकंड इसमें और भी हैं, तो 1620 के अंदर 30 सेकंड और जमा कर लेते हैं ताकि इकट्ठा लिख सकें। तो 30 और जमा करूँ तो 1650, यानी 1650 सेकंड बन जाएंगे। तो पॉइंट में हमारा नहीं आया जवाब, तो यही रीज़न था मल्टीप्लाई करवाने का। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस 1 आवर, यानी कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और एंड, और इसके अलावा एंड सही नहीं लिखा मैंने, AND एंड। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो भी चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल हुई है, तो वो होती है 60 सेकंड। तो ये चीज़ मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1650, यानी कि इसका जो आंसर आया वो ये जो हमने कम अमल किया है इसके अंदर मौजूद है। तो 27 मिनट के अंदर होता है 1620 सेकंड, इसमें 30 सेकंड और ऐड किए तो 1650। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देन, ठीक है, ये आ गया 1650 सेकंड, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाए, कंफ्यूज आपको ना करे। तो यहाँ पे हो गया कि इस चीज़ को मैंने, सॉरी यहाँ से ही दिखा देता हूँ, इस चीज़ को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब ये पार्ट रह गया, तो इसको कर लेते हैं। इसको अगर करूँ तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो ये हम मालूम कर सकते हैं। 1 आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास 60 मिनट आ जाएंगे। इसको अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। तो 9th क्लास में ये चीज़ें आई थिंक पहले चैप्टर के अंदर आपकी सही से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो 36 यानी 3600 जो है वो सेकंड इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा 3600 सेकंड। तो दोनों ये दोनों मैंने कन्वर्ट कर लिए सेकंड के अंदर। अब क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करना आसान है पहले की तरह। तो आप यहाँ पे लिख देंगे रेशियो ऑफ 1650 सेकंड टू
3600 सेकेंड। और जब इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1650 रेशो 3600। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये अब आपका आ जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं काटने के लिए 3600, ठीक है। और अब अगले स्टेप में काटेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1650 डिवाइड बाय 3600। इसमें कैंसिल करें तो 0 0 से कैंसिल, और उसके बाद 5 पे जाता है। 5 पे लेकर जाएं तो 5 3 15 और फिर 5 3 15 आ जाएगा। इधर करें तो 5 7 35 और 5 2 10। इसके बाद आगे जाता है, इसके बाद 3 के टेबल पे जाता है। 3 1 3 3 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 और 3 4 12। तो 11 डिवाइड बाई 24। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में या आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं 11 डिवाइड बाई 24। इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं और साथ में रेशो फॉर्म में। तो ये मैंने लिख लिया फ्रैक्शन फॉर्म और रेशो फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दोबारा से लिख देते हैं एक आंसर की सूरत में, और रेशो फॉर्म में लिखें तो 11:24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ज़्यादा घुमा फिरा के बात है नहीं, सिंपल सी बात है, बस थोड़ी समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। दोनों के यूनिट जो हैं वो सेम है, तो इसलिए जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे रेशो ऑफ 75 डिग्री टू 225 डिग्री। इसके बाद आगे चलें तो ओनली नंबर्स में आ जाएगा 75 रेशो 225। फर्दर आगे चलें तो अब इसको लिख सकता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में 75 डिवाइड बाय 225। कैंसिल करने के लिए एक बार दोबारा लिख लेते हैं 75 डिवाइड बाय 225। 5 के टेबल पे जाता है 5 1 5 और 5 5 25। इधर 5 4 20 और 5 5 25। फिर 5 पे जाता है 5 3 15 और यहाँ पे 5 9 45। फिर 3 पे जाता है 3 1 3 3 3 9। तो 1 और 3 बच गया, तो यहाँ पे लिख लूँगा 1 डिवाइड बाय 3। तो इसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म और रेशो फॉर्म लिख लेते हैं, जो कि मैंने लिख लिया। लिखने के बाद फ्रैक्शनल फॉर्म में करें तो 1 डिवाइड बाय 3 आंसर आ जाएगा। रेशो फॉर्म में करें तो 1 रेशो 3 आ जाएगा। तो आई होप इस तरह से पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ूं तो इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60। उनमें से 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल, उनमें से 25 जो हैं वो लड़कियां हैं। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और 25 के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बॉयज़ हैं। तो कंप्यूट द रेशो ऑफ, तो आपने जो है रेशो मालूम करनी है। क्या ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो ऊपर वाली डिटेल को इस्तेमाल करते हुए मालूम करेंगे। पहले के मुताबिक रेशो मालूम करेंगे बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स के दरमियान, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान रेशो मालूम करेंगे। तो आसान सा सवाल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। तो ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम यानी कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे 1 डाल के लिख लेते हैं और हाईलाइट कर देते हैं। ये मैंने कलर बदल के ही लिख दिया कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बॉयज़ की तादाद हमें मालूम करनी पड़ेगी पहले। तो बॉयज़ की तादाद मालूम करनी हो तो इंग्लिश में लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं वो अगर हम देखें तो आसान सी बात है। टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 में से गर्ल्स की तादाद निकाल दो। तो यानी कि 60 में से सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, 60 में से 25 गर्ल्स हैं। तो 60 में से जो 25 अगर टोटल में से निकाल दूँ 25, तो जो भी अमाउंट बचेगी या जो भी नंबर आएगा वो सारे बॉयज़ की तादाद होगा। तो 60 में से 25 गए तो 35 आ जाएगा। तो 35 जो है हमारे बॉयज़ की तादाद है। तो रेशो मालूम करने के लिए बॉयज़ की तादाद मालूम कर ली, टोटल स्टूडेंट्स की हमें पता ही है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं और उसके बाद रेशो में शो कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल स्टूडेंट्स हमें चाहिए कि वो कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स, और इसके सामने आप लिख देंगे 60। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 हैं। तो अब जो है हम रेशो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशो ऑफ किन किन के दरमियान मालूम करना है, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ आ जाएगी बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं। बॉयज़ हमारे पास हैं 35, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 35, यहाँ पे देन भी लिख देते हैं, फिर 35 रेशो कितनी आ जाएगी, टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, ये आ जाएगी। ठीक है, अब यानी कि ये इसका बड़ा नंबर है उस रेशो का जो कि असली है, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यानी कि आंसर आएगा। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करो और फिर लिखो, लेकिन अब आप पहले क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, अगर मैं यहाँ पे आप रफामल में पेंसिल पे या सबसे बैक वाली शीट पे या रजिस्टर पे आप इस तरह रफामल कर लें, 5 के टेबल पे जाता है 5 सत्ते 35 और 5 गुना 5 5 दूनी 10, तो 7 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा आंसर आता है। तो इसको आप फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 7 रेशो और यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ से इसको दो मिटा ताकि पता ही ना चले किसने क्या किया। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो अगर ज़्यादा आपको खतरा है कि नंबर ना कट जाए, डिवाइडिंग बाय 5। ठीक है, तो आप ऐसे करके शो भी कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स की रेशो हमने निकाल ली। ठीक है, अब सेकंड की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, बॉयज़ टू गर्ल्स जो है इनकी रेशो मालूम करनी है, तो अगेन से सोल्यूशन लिखेंगे। सॉल्व करने से पहले, सोल्यूशन लिखने के बाद बॉयज़ की तादाद यानी बॉयज़ और गर्ल्स की तादाद मालूम करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितनी है, वही चीज़ 60 में से 25 निकाल दो, टोटल तादाद 60 है, इसमें से लड़कियों की निकाल देंगे तादाद, तो हमारे पास 35 जो है बॉयज़ की तादाद आ गई। इसके बाद गर्ल्स की तादाद तो क्वेश्चन में बताई गई है लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है क्वेश्चन में देखें तो 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। इसके बाद अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेशो ऑफ, किस किस की रेशो मालूम करनी है, बॉयज़ टू गर्ल्स, तो ये मैंने रेशो के फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे लिख देंगे देन, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 35 और रेशो 25। इसको डिवाइड कर लो रफ अमल में, 35 तकसीम 25, तो 5 से 35 25 यानी 5 5 25 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 रेशो 5, और इसको देते हैं मिटा, और ब्रैकेट में बेशक आप मेंशन भी कर सकते हो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 5 या डिवाइडिंग बाय 5। ठीक है, क्योंकि रूल होता है रेशो में दो ही काम कर सकते हैं, या दोनों तरफ कोई भी नंबर डिवाइड कर दो, ठीक है, या ये कर सकते हो आप, या पे दूसरा क्या कर सकते हो, दोनों तरफ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन डायरेक्ट भी ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो आई होप 7-5 रेशो इसका आंसर आने के बाद ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये दोनों यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स थे, ये हमने सॉल्व कर लिए। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी आसान सवाल है, एक बार पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं इफ़ 3 इंटू 4x-5 इज इक्वल टू 2x-7, अगर ये दोनों एंड एक दूसरे के बराबर हों तो आपने x और y के रेशो जो है वो मालूम करनी है। तो चलिए मालूम करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे जो कि पहले से लिखा हुआ है, और उसके बाद इससे मालूम करनी है, तो इसको उतार लेते हैं। वैसे का वैसा है, तो 3 इंटू 4x-5y इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2x-7y। अब जो है इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाए। तो 4 3 द 12x और -5 3 द कितना हो गया 15y। ठीक है, तो इसको 2x-7y। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए भी परेशान होते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब क्या करना है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे मैथ के तब आपको पता चलता जाएगा। जैसे अगर मैं इस एंड को देखूं जो अभी आपके सामने करके गया हूं, हम क्या कर सकते थे, हम या तो 7y को इधर लेकर आते, ठीक है, या फिर हम 2y को इधर लेकर 2x को इधर लेकर आते, लेकिन इधर ला के हम करते क्या, ठीक है, तो कुछ भी समझ नहीं आता। सिर्फ एक चीज़ ही प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगी कि हम यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ही क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए मल्टीप्लाई करवा लिया। अब अगर इस स्टेप को आप गौर से देखो तो अब हम इसको इधर लेकर जाएं या इसको इधर लेकर जाएं तो इसका मतलब समझ में आता है, क्योंकि जब भी 2x इधर आएगा तो माइनस हो सकता है, या 15y उधर जाएगा तो ये भी प्लस माइनस हो सकता है। तो अब यही करेंगे, लेकिन किस चीज़ को सामने रख के करेंगे, हम x और y को सामने रख के करेंगे। हमें क्या चाहिए, x रेशो y, जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो तो x डिवाइड बाय y। अब x डिवाइड बाय y क्या होगा,
कब होगा, सॉरी, वो तब होगा जब इधर x की टर्म्स हो और इधर सारी y के टर्म्स हो। तो क्योंकि इधर जब y के टर्म्स होंगी y इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यही हमें x डिवाइड बाय y चाहिए। तो जिनको समझ में आई है अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आई तो कोई ज़रूरी नहीं है, अभी मैं स्टेप्स करूँगा तो उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर बात हर बंदे के लिए होती नहीं है। आगे अगर चलें तो अब मैं क्या करूँगा, 12x और यहाँ पे आ जाएगा -2x, x वाली एक तरफ कर लेता हूँ और y वाली सारी माइनस इधर आके +15y हो जाएगा और -7y हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद 12 में से 2 गया तो 10x, इधर क्या आ जाएगा, 15 में से 7 गए तो 8y। अब जो है मुझे क्या करना होगा, अब यानी कि इस y को मुझे इधर लेकर आना है, ठीक है, यही तो हमारा प्लान था। तो y को इधर लाने के लिए आप लोगों को पता है कि रूल होता है, 9th क्लास में आप देख चुके होंगे कि इक्वेशन के बोथ साइड पे कुछ भी हम डिवाइड करवा सकते हैं। शर्त हमारी ये होती है कि जो डिवाइड इधर करवाया है वही इक्वेशन के दूसरी तरफ भी डिवाइड हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। 7 चैप्टर में आपने समझा होगा। तो हम दोनों तरफ y से डिवाइड करवाएंगे ताकि ये y से कैंसिल हो जाए और इधर जैसे कि हमें चाहिए x डिवाइड बाय y वो चीज़ आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 10x डिवाइड बाय y इज़ इक्वल टू 8। बात हमारी यहाँ तक पहुँच गई। अब हर्डल क्या है, हमें 10 डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस 10 को भी वैसे ही रिमूव कर लेंगे जैसे y को किया था। मैं 10 से इधर भी डिवाइड करवा दूंगा और इधर भी डिवाइड करवा दूंगा। तो करवाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे, सॉरी ये भी कट गया, इसको ऊपर करूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा 10x डिवाइड बाय 10y, इधर भी हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 10, यानी 10 को इधर भी डिवाइड करवा दिया, 10 को इधर भी डिवाइड करवा दिया और अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास x डिवाइड बाय y कितना बच जाएगा, ये 2 के टेबल पे कैंसिल भी होता है, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो मेरे पास 4 डिवाइड बाय 5 ये आया। तो इसको रेशो की फॉर्म में अगर लिखूँ तो ये बन जाएगा x रेशो y और यहाँ पे रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो 4:5 और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सिंपल सी इधर उधर करके जवाब निकल आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपने p की वैल्यूज़ मालूम करनी है। 2 रेशोज़ दी गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और क्या बताया गया, ये दोनों रेशोज़ जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चलिए आसान सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद ओबियसली बात है इन दोनों रेशोज़ को लिखेंगे ताकि p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इधर आ जाएगा 2p + 5 और ये रेशो 3p + 4, इक्वलिटी के साइन दरमियान में आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3:4। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें p की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब एक तरफ p होना चाहिए और बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ होना चाहिए, लेकिन रेशो में ऐसा कुछ नहीं होता कि इसको इधर लेकर आएँ। तो पहले इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। आसान कैसे बनाऊँ, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूँगा तो आपको सारी बात समझ में आएगी, क्योंकि काट हम ऐसे भी सकते हैं रेशो के फॉर्म में, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में काटना नेचुरल भी लगता है और सवाल समझ भी आता है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। 3p + 4, इधर इसको कन्वर्ट करूँ तो 3 डिवाइड बाय 4। अब जो है आपको समझ में आएगा। तो एक तरफ p रखना है, दूसरी तरफ नंबर्स। तो और ऐसी सिचुएशन जब भी आपके पास आए तो मोस्टली क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मोस्ट यानी कि इसके पीछे एक और रीज़न भी आप समझ सकते हो कि हमें p की वैल्यू मालूम करनी है, तो p के अंदर सिर्फ नोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर नहीं होगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी पता चली कि हमें ये वाला हिस्सा जो है इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है ताकि p ऊपर रह सके। तो ख़त्म करने के लिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करवाएंगे और कुछ नहीं कर सकते हम। तो 2p + 5 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, ऐसे, और इसके साथ हो जाएगा ये, और इधर आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p + 4। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, 4 2 दा कितना होता है 8p + 4 5 4 दा 20, 3 3 दा 9p + 4 3 दा कितना हो गया 12। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब एक तरफ p हमें रखना है, ठीक है। तो अगर इस 9 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो माइनस का 9p हो जाएगा और फिर माइनस को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस 8p को ही उधर ले जाता हूँ, या फिर ऐसे ही कर लेता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को इधर उधर ले जाने में भी मसला होता है। 8p और इधर आके हो जाएगा -9p और इधर हो जाएगा 20, उधर गया तो माइनस का 20 हो जाएगा -20 और यहाँ पे हो जाएगा +12। फर्दर आगे चलाएं तो अब क्या हो जाएगा,
p इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब -1 से इधर भी डिवाइड करवा देंगे, -1 से इधर भी डिवाइड करवा देंगे, तो ये कैंसिल और 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 8 बच जाएगा। तो मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा, मैं इस चीज़ को ऐसे बस कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और नीचे बन जाएगा p इज़ इक्वल टू 8, और यहाँ पे हैंस या 10 कुछ भी लिख सकते हो ताकि ये चीज़ सही रहेगी। तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो आप लिख लीजिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। कहीं पे डिवाइड करवा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना लिख लीजिएगा बाय डिवाइडिंग। तो इससे जो है चेक करने वाले को बेहतर लगता है। तो खैर एनीवे, ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ये दो रेशोज़ हैं, ठीक है। इन ये एक दूसरे के इक्वल हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों इक्वल रेशोज़ लिख लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 3x + 1 इज़ टू 6 + 4x, और इक्वलिटी के साइन इधर आ जाएगा 2:5। अब जो है इसके बाद क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बदल लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 3x + 1 डिवाइड बाय 6 + 4x, और इधर आ जाएगा 2/5। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 3x + 1, इसके साथ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 × 6 + 4x। इसके बाद आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा 5 3 × 15x + 5 इज इक्वल टू 12 + 4 × 8x, ठीक है। इसके बाद आगे अगर चले तो x वाली एक तरफ कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 15x इज इक्वल कहाँ से आ गया, -8x, x इधर आ गया ये वाला, और इसके बाद आ जाएगा 12, 5 इधर आके -5 हो जाएगा। उसके बाद आगे अगर चले तो 8 15 में से 8 गया तो कितने बच गए, 7। तो यहाँ पे 7x आ जाएगा, और 5 12 में से 5 गए तो कितने बच गए, अगेन से 7। आगे अगर चलें तो x 7x डिवाइड, बल्कि अभी डिवाइड नहीं डालता आप लोगों को स्टेप वाइज, इधर भी 7 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 7 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। पीछे आ जाएगा 7 1 जा कितना होता है 7, तो पीछे 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही आंसर होगा, और यहाँ पे आप हैंस लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी किस्म का है। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि ध्यान से आप इसे समझने की कोशिश करिएगा, और तभी ये समझ में आएगा। वरना सॉल्व करना आसान है, अगर समझ में आ जाएगा तो सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा और याद रखना नहीं पड़ेगा इस पैटर्न को। तो चलिए क्वेश्चन को अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशो, यानी 2 नंबर हैं जिनकी रेशो क्या है 5 और 8। इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, यानी अगर 9 जो है वो ऐड कर दिया जाए हर नंबर के अंदर, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। तो हमें बदले में एक नई रेशो मिलेगी 9 ऐड करने के बाद 8 की और 11 की। फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर्स मालूम करने हैं। तो हर लाइन में नंबर्स का वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, आपको ये चीज़ महसूस भी हो रही होगी। तो किन नंबर्स की बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा। तो नंबर्स की बात करूं तो इन 2 नंबर्स की बात की जा रही है। आसान लफ्ज़ों में क्वेश्चन बताऊं तो कोई से 2 नंबर हैं जिनका रेशो जो है वो ये है, ठीक है। यानी कि पहले इसी बात को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इधर लिखूं 25 और 15, ठीक है, तो ये रेशो तो है, बिकॉज रेशो जो है वो रिलेशनशिप का नाम होता है, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन का नाम होता है। लेकिन यहाँ पर रेशो का मीन ये होगा कि हर रेशो को सिंपलेस्ट करके या लोएस्ट फॉर्म में जो लेकर जाते हैं उस रेशो की बात हो रही है। जैसे इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाऊँ तो ये कैंसिल होता है 5 के टेबल पे। तो अगर मैं 5 पे दोनों को नंबर्स को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 दा 25 और 5 3 दा 15, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो पता हमें इससे क्या चला, पता हमें इससे ये चला कि 25 और 15 का रेशो जो है वो 5:3 है। तो यहाँ से ही वो लाइन आपको समझ में आ सकती है। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और आपको ये बोलता हूँ कि 5 और 3 जो है वो किन नंबर्स का रेशो था, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने अभी देखा है तो आप ये कहेंगे कि सर 25 और 15 का रेशो था 5 और 3।
ठीक इसी तरह 5 और 8 भी किसी दो नंबर्स का रेशो है जो कि इस क्वेश्चन में छुपा लिए गए हैं, आपको बताया नहीं गया। अब पता चला कि वो कौन से दो नंबर्स की बात की जा रही थी। तो अब इन दो नंबर्स के अंदर अगर 9 ऐड कर दें ईच नंबर, हर नंबर के अंदर, क्योंकि दो नंबर हैं तो उन दोनों के अंदर 1 बाय 1 जो है वो 9 ऐड कर देंगे। और जब यानी इस नंबर की खास, यानी नंबर छुपा लिया गया है लेकिन साथ में क्लू दे दिया गया है कि वो नंबर तो भाई नहीं पता, लेकिन उस नंबर के अंदर आप जब 9 ऐड करोगे तो बदले में आंसर भी बता दिया गया कि वो नंबर्स की रेशो जो है वो क्या बन जाएगी, 8 और 11 बन जाएगी। तो इतना हिंट देने के बाद वो कहता है कि अब बताइए वो नंबर कौन से थे जिनको आप, जिनके अंदर आपने 9 ऐड करोगे, या जिनके अंदर 9 ऐड करने के बाद ये आंसर आएगा, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हो कि वो कौन से नंबर्स थे जिनका रेशो 5 और 8 है। तो आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहूँगा कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे, ताकि और अच्छे से समझ में आए जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब यानी कि समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है जैसे चाय बनाते हैं, चाय के अगर 3 कप बनाने हो, मिसाल के तौर पे इमेजिन कर लेते हैं कि 3 कप में मुझको चाय बनवानी है किसी से, मैं उसको बोलता हूँ कि 2 कप पानी रखने हैं आपने और 1 कप दूध का। तो वाटर, यानी कि वाटर कितना हो गया 2 कप्स, और मिल्क कितना हो गया 1 कप। इसके बाद बदले में 3 कप बन जाएंगे। अब अगर मैं उस बंदे को 20 कप बनाने को कहूँ, 50 कप बनाने को कहूँ, या 10 कप बनाने को कहूँ, तो वो बंदा मुझे यही कहेगा कि सर दूध कितना रखना है, यानी कि पानी कितना रखना है। ठीक इसी तरह जैसे चीनी कितनी रखनी है, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब की चाय पीना पसंद करता है। तो मैं उस बंदे को कह दूंगा कि आज के बाद जब भी चाय बनानी हो मेरे लिए तो 2 कप पानी के रखनी है और 1 कप दूध का रखना है। उसके बाद यानी कि फिर कप्स की तादाद बढ़ाते रहना। ठीक है, जैसे अगर 6 कप बनाने होंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, 4 पानी के कर लूँगा और 2 यानी कि दूध के कर लूँगा। तो ठीक है, यानी कि रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है बेसिक आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेसिक आपका वो जो मटेरियल का कंपैरिजन है वो क्या है, उसके बाद सब चीज़ें बड़ी होती रहती हैं। उसके बाद नंबर्स जैसे 25 और 15 का बेसिक 5 3 है। अब इससे ऊपर आप जितना चाहो जा सकते हो, इसीलिए आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो कैंसिल होने के बाद लोएस्ट फॉर्म में आते हैं। तो बेसिकली जो लोएस्ट फॉर्म होता है वो रेशो होता है उस चीज़ के बनने की। ठीक है, हर चीज़ की रेशो होती है। अगर आप देखें तो आप किचन में कुछ बना रहे हैं, आप अगर घर बना रहे हैं तो घर में भी पानी कितना रखना है, सीमेंट कितना रखना है, वगैरह वगैरह। खैर बात लंबी हो रही है, आगे जा रही है। तो मेन चीज़ क्या कि इसमें जो रेशो की बात हो रही है वो बात हो रही है लोएस्ट फॉर्म वाली, यानी कि रेशो जो आंसर जो होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हमने उस लोएस्ट फॉर्म से ऊपर वाले नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली, लेट द नंबर्स बी। अगर वो नंबर्स जो कि हमें यानी कि नहीं पता, उनको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो नंबर जो हैं कितने हैं, कौन कौन से हैं, 5x और 8x। अब आप कहेंगे कि सर 5 8 की कहानी तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये x कहाँ से आया, और 5 8 के यानी कि इसको इस तरह से क्यों लिखा, तो वो चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसी मिसाल से शुरू करते हैं जिस पे हमने पहले बात की थी। एक तरफ 25 लिख लेते हैं और एक तरफ 15 लिख लेते हैं। तो अब आप देखिए कि लोएस्ट, हम बड़े नंबर से लोएस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और जबकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 8 लिखा हुआ है और हम यानी कि इससे ऊपर यानी अपर नंबर की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे अननोन आप ऐसे डाल देते हैं। इधर हमारा यानी कि लोएस्ट फॉर्म वाला अननोन है, इधर हमारा अपर फॉर्म वाला अननोन है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूँ कि आपको समझने, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाके मालूम कर रहे हैं और ये लोएस्ट की तरफ जाके मालूम कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, जब भी लोएस्ट मालूम करना होता है तो मैंने इसको डिवाइड किया है कि 5 5 द 25, तो इसको मिटा लेता हूँ क्वेश्चन मार्क को। तो यहाँ पे 5 5 द 25 और 5 3 द 15। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने डिवाइड किया है 5 के ऊपर। तो आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं लोएस्ट फॉर्म में जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन इस्तेमाल करते हैं। अब
अगर मैं कह दूं कि मुझे 5 और 3 के ऊपर वाला नंबर चाहिए कि ये किसका रिजल्ट है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको पता है 25 और 15 था, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? आप 5 के साथ यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मेन चीज़ क्या कि नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि 5 को साथ जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 25 आ जाएगा, और फिर 3 के साथ भी मैं 5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह अब मुझे 5 8 से ऊपर की तरफ जाना है, तो एक चीज़ तो हमें पता है ना कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ओबियसली बात है, ये तो पता चल गया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन किसके साथ? वो कौन सा नंबर है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे? इधर तो क्योंकि मैंने खुद से एग्जांपल बनाए थे तो आप लोगों को पता चल गया कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 25 और 15, लेकिन इधर क्योंकि नंबर नहीं पता तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, अननोन वैल्यू को हम मैथ के अंदर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको मैथ के अंदर हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हमें नहीं पता था कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, और करना तो 5 को ही है, ठीक है, यानी कि इन दो नंबर्स को हासिल करने के लिए हमें 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो कुछ ना कुछ पता नहीं तो इसलिए x लिख दिया, और इधर भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ उस नंबर को हासिल करने के लिए, और वो कुछ ना कुछ हमें पता नहीं है तो इसलिए मैंने उसको x से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स वाई कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी कि लेट द नंबर्स बी, कि जो नंबर आपको चाहिए अगर वो 5x और 8x फ़र्ज कर लिए जाएं, जो कि यही सही तरीका है। इधर भी देखें तो आप 25 और 15 ये हमारे पास आया था किसको? 5 के साथ, ये दोनों 5 के साथ मल्टीप्लाई किए थे तो तब आए थे। तो इससे ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझने की बात सिर्फ एक ही थी कि लोएस्ट फॉर्म से ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी ये भी कट गया। और मल्टीप्लाई क्योंकि करना पड़ेगा, तो किससे करना पड़ेगा? इन्हीं से करना पड़ेगा, और ये हमें पता नहीं कि क्या करना पड़ेगा, इसलिए अननोन वैल्यू को हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया और इस तरह से मेंशन कर दिया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आगे बढ़ाऊँ तो मुझे अब यहाँ पे लिखना होगा नाउ, के नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ओनली नाउ से भी काम चल जाएगा। तो वो नंबर्स क्या थे दो? वो हमारे पास हैं 5x और कौन सा है? 8x। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, दरमियान में इनके रेशो का सिंबल आ गया। ठीक है, तो इसके बाद उसने क्या कहा था? इनके अंदर 9 ऐड करवा दो, वो जो हर नंबर है उसके अंदर। अब क्योंकि नंबर हमारे पास ये और ये हैं तो इन्हीं के अंदर 9 ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी मैं 9 ऐड कर दूंगा और इधर भी मैं 9 ऐड कर दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही किया ना मैंने। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि 9 ऐड कर देना आपने उस हर नंबर के अंदर, तो बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि वीक स्टूडेंट्स कवर हो जाएं। तो अब उसके बाद क्या कहता? वी गेट, जैसे ही आप 9 ऐड करोगे यानी इन दोनों नंबर के अंदर, तो बदले में हमें हासिल क्या होगा? वो एक नई रेशो हासिल हो जाएगी 8 और 11 की। तो बेसिकली 9 ऐड करने के बाद एक रेशो हासिल हो जाएगी किसकी? 8 और 11 की। तो वो इसमें इसके एक बराबर ही तो आ जाएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, जब भी इन नंबर्स के अंदर आप 9 ऐड करोगे तो रेशो क्या आएगी जो आपके तौर पर? 8 और 11। तो इसलिए मैं इक्वल का साइन डाल के आगे ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाऊँ तो अब इस रेशो को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। तो ये बन जाएगा 5x प्लस 9 डिवाइड बाय 8x प्लस 9, और इधर क्या आ जाएगा? 8 डिवाइड बाय 11। तो ये इस तरह से भी लिख दिया मैंने। अब इस तरह से लिख दिया तो अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको ऊपर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 5x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे 11। ठीक है, और इधर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके 8x प्लस 9। आगे अगर चलें तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 55x प्लस 11 9 द 99, और इधर आ जाएगा 8 8 द 64x प्लस 8 9 द 72। यहाँ तक भी बात हो गई। अब क्योंकि हमने यानी अननोन वैल्यू मालूम करनी है, अगर क्वेश्चन में दिखाऊं तो
कि हमने उसको सपोज क्या किया था, x किया था। तो बेसिकली अगर x की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हमें वो नंबर भी मिल जाएगा। तो x की वैल्यू मालूम करनी है तो x वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर ले आऊँगा मैं 55x माइनस 64x, x वाली एक तरफ हो गई, इधर माइनस 99 प्लस 72। आगे अगर चलें तो अब 64 में से 55 गया तो कितना बच गया, -9x। ठीक है, और इधर आ जाएगा 99 में से 72 गए तो माइनस का 27 बच जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 27 बच गया क्योंकि x बचाने। तो x इज इक्वल टू -27 और डिवाइड बाय -9, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद अब माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 द, बल्कि 9 1 ज़ा 9, 9 3 द 27। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 3 के इक्वल। अब जब x की वैल्यू आ गई तो अब क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। तो हमें इस 5 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वही दो नंबर्स आ जाएंगे जो कि क्वेश्चन में हमने मालूम करने थे। तो इसको मिटा देता हूँ ताकि ये खिचड़ियाँ आपको नज़र ना आए। आगे देखते हैं कि आगे इसको क्या करेंगे। तो इसको और ऊपर करूं अगर, तो मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा नंबर्स r, जो कि नंबर हमने लेट किए थे। नंबर्स r वो कौन से हैं, वो है एक तो 5x एंड 8x। तो इधर x की वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब यानी कि पुट कर लेता हूँ। नाउ 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 द 15। और सेकंड नंबर क्या था, 8x। तो इसमें जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8 3 द 24। तो इन दी एंड कंक्लूजन के तौर पे आप यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15 और उसके बाद कॉमा डाल दो और 24। तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर आ गया कि हमने रिक्वायर्ड नंबर भी मालूम कर लिया और ऊपर अगर देखें तो x की वैल्यू भी मालूम कर ली। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को चेक अगर मैं करूं, अगर इसको दोबारा अंडरलाइन हटा देता हूं, अगर इस क्वेश्चन को चेक करूं तो क्वेश्चन में ऊपर अगर क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि मालूम किए जाने वाले दोनों नंबर्स का रेशो 5 और 8 है। तो चलिए चेक करते हैं कि इन दोनों का रेशो 5 8 आता है। तो 15 और 24 है ना, तो यहाँ पे अगर लिखूँ 15 24 तो देखते हैं 5 8 आएगा या नहीं। तो 3 की टेबल में 3 5 ज़ा 15 और 3 8 द 24। तो आप देख सकते हैं कि 5 और 8 ही इसका रेशो है। तो ये बात भी प्रूफ साबित होगी। एक और चेक भी हम कर सकते हैं। उसने बोला था इन नंबर्स के अंदर जैसे ही 9 आप ऐड करोगे तो आपका 8 और 11 ये रेशो आना चाहिए। तो चलिए इनके अंदर 9 भी ऐड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 15 था, इसके अंदर 9 ऐड करूँ, ठीक है, और इधर था 24, इसके अंदर 9 ऐड करूँ तो क्या आएगा मेरे पास। और 15 और 9 कितने होते हैं, वो होते हैं 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आ गया और 24 और 9 कितने होते हैं 33। तो यहाँ पे 33 आ गया। अब इसका रेशो क्योंकि और सिंप्लीफाई ये हो सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में जा सकते हैं। तो 3 8 द 24 और 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो ये कट गया। तो देखिए आप 3 और 11 ही इसकी रेशो आई। तो ये बात सही थी कि वो जो दो नंबर हैं उनके अंदर अगर 9 ऐड कर दें तो रेशो हमारे पास 8 और 11 की आएगी। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। तो पूरी मेहनत, कोशिश, लगन, शौक़ से सीखा और आप लोगों को सिखा दिया। फिर भी अगर कोई गलती हो, क्योंकि इंसान है, उनसे गलती हो जाती है, तो मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। पिछला क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा तो इसको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है और ना ही आप लोगों को समझने की ज़रूरत है क्योंकि समझ में आ गया होगा। और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 जिन्होंने एंड से समझे उनको तो और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इफ़ 10 इज़ एडिड, अगर हम 10 को ऐड कर दें हर नंबर के अंदर जिनका रिज़ल्ट या जिसका रेशो जो है वो 4 और 13 है, तो ऐड करने के बाद एक नया रेशो हमें मिलेगा जो कि क्या होगा 1 और 2 का। तो वो जो जिन नंबर्स में 10 ऐड करेंगे वो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि वो नंबर क्या हैं। तो आसान सी बात थी, ऐसे नंबर्स मालूम करने हैं जिनके अंदर 10 ऐड करें तो हमारे पास 1 और 2 की रेशो आ जाए। तो चलिए वो नंबर मालूम करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया कि लेट द नंबर्स बी, अगर वो नंबर मिसाल के तौर पे 4x या 13x है, क्योंकि अननोन वैल्यू है ये नंबर्स तो इसलिए x हमने एज्यूम कर लिया।
तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हैं या खाली नाउ भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको अगर यानी वो नंबर पता चला है तो उस नंबर में आप 10 ऐड कर दो। तो चलिए नंबर हमारे पास ये दो हैं जो कि हमने फ़र्ज़ किए हैं, इसके अंदर फिर 10 ऐड कर देते हैं। ऐड करूँ तो 4x प्लस 10 और फिर रेशो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13x प्लस 10। तो ये इन दोनों के दरमियान रेशो था, तो वो रेशो भी बरकरार रखा और साथ में मैंने इसमें 10 ऐड भी कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे ही आप 10 ऐड करोगे तो बदले में हमें वी गेट आ न्यू रेशो, तो हमें बदले में एक नई रेशो मिल जाएगी। कौन सी? 1 और 2 की। तो इट्स मीन क्या कि जब भी आप 10 ऐड करोगे तो बदले में एक नई रेशो मिलेगी 1:2। तो इस तरह से, क्योंकि ये चीज़ 10 ऐड करने के बाद ये आता है तो दैट मीन कि एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। इसके बाद इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दूँ तो 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 13x प्लस 10। उसके बाद आगे अगर चलूँ तो 1 डिवाइड बाय यहाँ पे आ गया 2। इसके बाद हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2 इंटू 4x प्लस 10 और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 13x प्लस 10। उसके बाद आगे चलें तो 4 टू द 8x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 13x प्लस 10। इसके बाद क्योंकि हमें x की वैल्यू अननोन मालूम करनी है तो x की एक तरफ कर लेते हैं, तो 8x माइनस 13x और इधर आके माइनस 20 प्लस 10। आगे अगर चलें तो 13 में से 8 गए 5, तो माइनस 5x इज़ इक्वल टू 20 में से 10 गए तो माइनस 10। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 5। और इसके बाद जो है ये कैंसिल हो सकता है, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 टू द 10। तो x फाइनली मेरे पास आया कितना? x इज़ इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ पर लिख लेंगे नंबर्स r। आप कौन कौन से नंबर हैं ऊपर अगर देखें तो एक है 4x और एक 13x, तो यहाँ पे लिख लूँगा 4x और 13x। ठीक है, तो अब x की वैल्यू ऊपर नज़र आ रही है आपको, तो वो इसके अंदर मैं पुट कर सकता हूँ। तो चलिए कर देते हैं। तो इधर मैं कर दूँगा 4 इंटू 2 और 13 इंटू 2 और बदले में आगे चलें तो 4 टू द 8 और यहाँ पे आ जाएगा 13 टू द 26। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन से हो गए? 8 और 26। ये भी मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो कौन कौन से? 8 एंड 26। तो यही इसका आंसर होगा। और अब इसको चेक कर लेते कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बताया था कि 4 और 13 रेशो आना चाहिए उन नंबर्स का। तो चेक करते 4 और 13 आता है, तो यहाँ पे लिखूँ 8 और यहाँ पे लिखूँ 26। तो दो चौके 8 यानी 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 2 3 द 6। तो 4 और 13 आ गया, तो देखिए वही, तो इट्स मीन के ये नंबर सही हैं, वही रेशो आ रहा है। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा था कि अगर इन नंबर्स में 10 ऐड कर देंगे तो रेशो 1 और 2 हो जाएगा। तो अगर मैं 8 और 26 के अंदर 10 ऐड कर दूं तो रेशो कितना पहले तो लिखें 18 और यहाँ पे आ जाएगा 36। और अब रेशो 1 और 2 आता है, यस बिल्कुल आता है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो इट्स मीन आप देख सकते हो कि 10 ऐड करने के बाद हमारा रेशो 1 और 2 आया। तो इट्स मीन कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। आप इसको जो है रिमूव कर दीजिएगा, या आपने अपनी तसल्ली के लिए किया है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन जो है वो किसे कहा जाता है, क्योंकि वो भी इस चैप्टर के अंदर दिया गया। आप पिछले पेजेस पे जाएंगे तो आपको डेफिनेशन भी उसकी मिल जाएगी। तो चलिए पहले सीखते हैं कि प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन क्या कहता है कि प्रोपोर्शन सेज that two ratios are equal। proportion हमें ये बताता है या ये कहता है कि दो रेशोज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो कंक्लूजन या नतीजा क्या निकला? जब भी proportion का वर्ड आए तो आपके माइंड में साथ में दूसरी बात आनी चाहिए, दो रेशोज जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं प्रोपोर्शन की और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक रेशो लिख लेता हूँ 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये इक्वल होनी चाहिए किसी दूसरी के। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 डिवाइड बाय 6, तो क्या ये रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल लग रही हैं?
तो दिखने में तो ये एक दूसरे के नहीं लग रही, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर जाऊँ या लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाऊँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 द 6, तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो इसीलिए प्रोपोर्शन का वर्ड यानी कि क्रिएट किया गया कि बाज़ का दिखने में दो रेशोज़ एक दूसरे के बराबर नहीं होती, लेकिन एक्चुअली में वो होती हैं। तो इसलिए जब भी प्रोपोर्शन का वर्ड आए तो मीन जो भी रेशो सामने हैं वो एक दूसरे के बराबर ही होंगी। तो आई होप इतना सा एग्जांपल से कोई ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, या सिंबॉलिकली जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली अगर इसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूँ तो फॉर एग्जांपल दो रेशोज शो करनी है, ए इज़ टू बी, एक रेशो ये कर देते हैं, और सी टू डी एक रेशो ये कर देते हैं, और इनके दरम्यान में इक्वालिटी का साइन डालते हैं। तो बेसिकली प्रोपोर्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और बल्कि इसके अलावा ऐसे भी किया जाता है, सॉरी मैं भूल गया, कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए रेशो बी, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और या सिंबल, और यहाँ पे डी। तो आई होप आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इसको रिप्रेजेंट जो है वो कैसे किया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं मीन और एक्सट्रीम के ऊपर। तो एक्चुअली मीन और एक्सट्रीम क्योंकि यानी मीन और एक्सट्रीम बनते कैसे हैं, पहले इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए रेशो जो होती है उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे इसको अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए डिवाइड बाय बी, और इक्वालिटी का साइन, और सी डिवाइड बाय डी। और यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी, और ये बन जाएगा सी बी। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है। तो ठीक इसी तरह इस चीज़ को सामने रखते हुए अब देखिए ए डी कौन सा है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये ए है और ये डी है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेसिकली क्या, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम। और ये हमारा सी बी है, तो ये बी सी या सी बी ये हमारा, इसको बोला जाता है मीन। तो अब पता चला कि एक्सट्रीम ये है और मीन ये है। तो ये मीन और एक्सट्रीम इस तरह से वजूद में आते हैं। वजूद में आने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चंस में इन चारों के अंदर से एक अननोन वैल्यू होती है, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन मीन एक्सट्रीम के साथ क्या ताल्लुक़ है वो चीज़ आपको पता चल गया। तो इसलिए एक फार्मूला भी बनता है जिसको हम क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मैं यानी कि इसके ये लिख सकता हूँ ए डी और इक्वल टू बी सी, और दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उसके बाद इक्वालिटी का साइन, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो भी लिख लेता हूँ। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर, जो कि एक्चुअली इसी को सामने रखते हुए बना है। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। आई होप अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल जा रहा है फाइंड द कॉस्ट, आपने कीमत मालूम करनी, कॉस्ट मालूम करनी किस चीज़ की, 8 kg मैंगोज़ यानी 8 किलो आम की आपने कीमत मालूम करनी है। और साथ में क्या बताया गया, 5 kg ऑफ मैंगोज़ कॉस्ट 250 रुपीज़। अगर यानी कि 5 किलो आम जो है वो 250 रुपीज़ के हैं, तो क्या क्वेश्चन में यानी कि दिया गया है, आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो अगर 5 किलो आम जो है 250 रुपीज़ के हैं, तो बताइए 8 किलो आम कितने के आएंगे। तो साफ पता चल रहा है कि प्रोपोर्शन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो रेशोज़ की बात की गई है। कौन कौन से रेशोज़ की, दो कॉस्ट की बात की गई है और दो दफ़ा ही वेट की बात की गई है। तो चलिए बाकी सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखने के बाद अब मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये लिख ली मैंने स्टेटमेंट, जिसमें मैंने बताया कि फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट एक्स जो है वो कॉस्ट है 8 किलोग्राम मैंगोज़ की, क्योंकि यही पूछा गया ना। तो कॉस्ट, तो क्योंकि अभी मालूम नहीं है कॉस्ट, इसलिए रेशो में लिखने के लिए हम उसको अननोन एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो चलिए ये लिखने के बाद अब मैं यानी कि रेशोज़ की फॉर्म में लिखता हूँ। तो दो रेशोज़ लिखने हैं, तो इधर लिख लेता हूँ वेट ऑफ मैंगोज़, और इधर मैं लिख लूँगा दूसरी ये रेशो किस चीज़ की, वेट की दी गई है और कॉस्ट की दी गई है, तो कॉस्ट की लिख लेता हूँ। तो ये मैंने कॉस्ट की जगह प्राइस का वर्ड इस्तेमाल कर लिया कि प्राइस ऑफ मैंगोज़। तो चलिए अब ये रेशोज़ लिखता हूँ। अगर मैं वेट की बात करूँ तो 8 kg और 5 kg का जिक्र किया गया है, तो मैं इधर लिख लूँगा 8, ठीक है, और साथ में लिख लूँगा 5। तो क्यों, क्योंकि अच्छा 8 के साथ कॉस्ट क्यों नहीं लिखी, तो वो इसलिए नहीं लिखी बिकॉज रेशो जो होता है वो
सेम यूनिट के दरमियान लिया जाता है, यानी वेट के साथ वेट को कंपेयर कर सकते हैं और प्राइस के साथ प्राइस या कॉस्ट के साथ कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, दैट्स वाई के। तो 8 kg था, 5 kg था, और इसके अलावा कौन सा था, प्राइस की बात करें तो 8 kg प्राइस की कीमत मालूम करनी है तो यहाँ पे लिख लूँगा x, और 5 kg की कीमत दी गई है तो यहाँ पे लिख लूँगा 250। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इनकी तरतीब का ख्याल रखिएगा वरना गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं इधर 250 लिख लेता और इधर x लिख लेता तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। तो 8 kg फर्स्ट रखा है तो 8 kg की जो भी प्राइस होगी ये मालूम करना होगा उसको यहाँ पे। उसके बाद जो यानी 5 kg की प्राइस थी वो उसके बाद थी तो ये यहाँ पे। तो इस तरतीब का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रपोर्शन के अंदर आप पढ़ चुके हो कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये लिख लिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक दूसरे के इक्वल। अब कौन कौन सी होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन सी होती है, मीन जो है मिडल, यानी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मीन मिडल जो होती हैं। तो मिडल कौन सी है इन चारों की, 5 और x। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x, ठीक है। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगी, एंड वाले दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करवा दो 250 के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये यहाँ पे तो रहेगा 5x का 5x, इधर हो जाएगा 2000, ठीक है। 250 को 8 टाइम्स यानी 8 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2000 बन जाएगा। अब x इधर रहने देते हैं क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है जो कि कॉस्ट है 8 kg की। तो यहाँ पे अब आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 5, ठीक है, क्योंकि इक्वल के अंदर ये इधर उधर जाता रहता है, आप लोगों को पता होगा। तो अब 5 1 5, 5 4 20 और 2 0 ऊपर आ गए तो 400 बच गया। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया, 400 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से x जो है वो किस चीज़ के इक्वल रखा था, x जो है हमने, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो कॉस्ट रखी थी 8 kg की। तो यहाँ पे अब मैं कंक्लूजन के तौर पे लिख दूंगा कि RS यानी रुपीज़ कितने हुए, वो हुए 400, ठीक है। तो खाली 400 भी लिख लो, या मुझे आदत है ऐसे लिखने की तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख सकते हो कि प्राइस ऑफ 8 kg मैंगोज़ इज़ 400 रुपीज़, आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये आपका जो है वो आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ूँ तो इसमें बोला जा रहा है इफ़ A/B जो है वो बराबर हो किसके, 7/6 के। तो आपने फाइंड द वैल्यू मालूम करनी है किसकी, इस पूरे की वैल्यू मालूम करनी है, यानी 3A + 5B और रेशो 7B - 5A की। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर इसमें किस चीज़ की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसमें आप मालूम करेंगे जैसे रेशो का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स का कंपैरिजन। तो इधर अगर देखें तो वेरिएबल भी मौजूद है A और B की शक्ल में। तो हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स की जगह कोई नंबर पुट करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो A और B की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए, और वो वैल्यूज़ जब इसमें पुट करेंगे तो इन दोनों का एक आंसर आ जाएगा, वही आंसर हमारा जवाब होगा। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी सॉल्व करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। तो ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन लिखने के बाद जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई है वो क्या है, A/B, और ये इक्वल है 7/6 के। यहाँ पे हम गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है उसमें A और B हमारे लिए हर्डल है, जबकि दी गई जो चीज़ है वो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो या तो यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म होती तब तो आसान होता हमारे लिए। तो हम क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं, क्या कि अगर किसी तरह यहाँ पर A की जगह मैं कर दूँ A/B तो सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि A/B जो है वो 7/6 के इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फॉर्म को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं A/B, और यहाँ पे लिख सकते हैं 7/6। तो अब देखिए A/B की वैल्यू जो है वो 7/6 है। तो मैं यहाँ पर अगर किसी तरह A/B ले आऊँगा तो यहाँ पे 7/6 वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा। तो थोड़ी कोशिश की है बात को
समझाने की, बाकी मैं करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम करेंगे कि अगले स्टेप में हम किसी तरह ए की जगह ए डिवाइड बाय बी लेकर आएंगे। तो इसको उतार लेते हैं, पहले क्वेश्चन का हिस्सा बनाते हैं। तो नाव नाव लिखने के बाद आप इसको यहाँ पे उतार लीजिए। ये है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। ठीक है, इसको मैंने उतार लिया। उतारने के बाद अब हम क्या ऐसा करें कि a डिवाइड बाय बी यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए आसान सी बात है कि जब भी कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म में, बल्कि इसको ऐसा करता हूँ, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में तब्दील कर लेता हूँ ताकि बात को समझना आप लोगों के लिए आसान भी हो जाए। तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूँ तो 3a प्लस, यहाँ पे और भी लिख लेते हैं। और का मतलब ये होगा कि इस चीज़ को और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों में फ़र्क तो है नहीं। तो 3a यहाँ पे भी और लिख लेते हैं साथ साथ। तो 3a प्लस 5b और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 7b माइनस 5a। ठीक है, अब मैं अपनी बात को समझाता हूँ कि मुझे क्या करना था। इस a की जगह लेकर आना है a डिवाइड बाय b। तो किसी तरह अगर मैं ऊपर वाले नोमिनेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर, इन दोनों को यानी कि 1 डिवाइड बाय बी से यानी कि मल्टीप्लाई करवा दूंगा, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि इधर भी बी डिवाइड करवा दूँ, 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 तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे पता चला मुझे कि सॉल्व हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, अगर 3a लिखा हुआ है, इसके नीचे b डाल दूंगा तो a डिवाइड बाई बी बन जाएगा। और इसे a डिवाइड बाई बी के अंदर मैं 7 डिवाइड बाई 6 वैल्यू ऐड पुट कर लूँगा। तो अब कैसे, यानी इसके नीचे भी लगाएं। तो मैथ का रूल होता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ भी जब आप ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ कर रहे हो, वही चीज़ आपको नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ भी करनी होती है। तो मैं ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ जो है बी डिवाइड करवा रहा हूँ, तो नीचे वाले के साथ भी करवा दूंगा। तो यहाँ स्टेटमेंट की सूरत में बता भी देता हूँ चेक करने वाले को कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये लिख दिया डिवाइडिंग बाय बी। आप लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बाय बी विद नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वो चीज़ भी हो जाएगी, लेकिन सिंपल में ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो डिवाइड करवाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 5 लिखना है 5b डिवाइड बाय, ये नोमिनेटर के साथ b डिवाइड करवा दिया, और यहाँ पे मैं करवा दूंगा, सीधी लाइन डालता हूँ, यस अब सीधी है। और यहाँ पे आ जाएगा 7b माइनस 5a, और यहाँ पे भी आ जाएगा b, और इधर आ जाएगा इक्वल का साइन, जिसका मतलब ये है कि ये इससे रिलेट करता है। ठीक है, और आप बल्कि यहाँ पर भी इक्वल का साइन डाल देंगे तो सही है। क्यों इक्वल? क्योंकि वैसे और भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल का साइन था, तो इट्स मीन के मैंने और यहाँ पर लिख दिया। एग्जाम्पल में भी ऐसे ही हुआ था। तो आप इधर इक्वल का साइन डाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यही स्टेप आता है। तो ये चीज़ भी मैंने एग्जाम्पल को देखा, तो फिर मैंने सोचा आपको इस तरह से ही बता दूँ, कहीं आपकी गलती ना हो जाए। तो अब इक्वल का साइन डालने के बाद अब डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर अलग अलग डिवाइड करवाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अलग अलग डिवाइड करवाते हैं इसको। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 3, अब यानी ए बी है ना यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू ए डिवाइड बाई बी। इसी तरह यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 इंटू बी डिवाइड बाई बी। ठीक है, यानी इस हिस्से को मैंने ऐसे लिख लिया। इसके बाद फ्रैक्शनल फॉर्म एक यानी कि फ्रैक्शन की लाइन आ जाएगी। उसके बाद नीचे क्या करेंगे हम, वही चीज़ 7 इंटू बी डिवाइड बाई बी। ठीक है, यानी ये बी डिवाइड बाई बी हो गया। इसके बाद -5 इंटू ए डिवाइड बाई बी आ गया। ठीक है, तो आई होप ये राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब जा रही है जल्दी में, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, आवाज़ भी साथ साथ आ रही है, और यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब आप देखिए कि a डिवाइड बाई बी जो कि हमें चाहिए था वो यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। और a डिवाइड बाई बी की वैल्यू कितनी होती है, ये हमें पता है 7 डिवाइड बाई 6। तो यही वैल्यू पुट कर देंगे और बाकी जो है वो कट जाएंगे। तो मैं चलिए पुट करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ऊपर कर लेता हूँ ताकि नज़र आए आपको, 3 इंटू कितना था, किसके इक्वल था, 7 डिवाइड बाई 6 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 6 प्लस इधर आ जाएगा बी से कैंसिल हो गया, तो ओनली 5 बच जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन भी अब इधर ही आएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ओनली 7, और यहाँ पे यानी कि माइनस, और 5 इंटू ए डिवाइड बाई बी किसके है, 7 डिवाइड बाई 6 के। ठीक है, तो ये 6 नहीं लग रहा, ये मैं मिटा के लिख देता हूँ। ये सब सही है। ठीक है, तो इधर भी 7 डिवाइड बाई 6 में लिख देता हूँ। अब जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें या आगे की तरफ हल करें, तो 3 1 ज़ा 3, और बल्कि ऐसा करते हैं कि
या ऐसे ही कर लेते, 3 1 3, 3 2 6, तो क्या बन गया 7 डिवाइड बाई 2, और इधर क्या 5 जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो क्योंकि अब एलसीएम लेंगे तो इधर 1 भी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, तो ये डाल दी मैंने स्ट्रेट लाइन, और इक्वल का साइन ऊपर नहीं आएगा, ये हमेशा आप पूरा करने के बाद यहाँ पे डालना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मिट जाता है, इसलिए आप लोग गलती मत करिएगा, आप लोग पहले ये पूरा स्टेप करिएगा और फिर इन दी एंड इक्वल का साइन ज़रूर डाल दीजिएगा। तो इसके बाद नीचे जो है अगर देखें तो यहाँ पे भी यही होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7 डिवाइड बाय 1 माइनस, और ये तो कैंसिल नहीं होता 5 6 से, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 7 35, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 6। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एलसीएम ले सकते हैं ऊपर वाले का और नीचे वाले का, तो चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर, अब फिर इक्वल का साइन पहले डाला है, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है, इनका एलसीएम, और ये डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो ऊपर वाला वैसे का वैसा आ जाएगा, और इधर जो है मिडल में प्लस था तो प्लस आ गया, और उसके बाद 2 को अंदर रखेंगे 1 को बाहर, यानी कि इसको अंदर रखते हैं इसको बाहर, और एलसीएम आता है ना, आप अपने हिसाब से एलसीएम ले लीजिएगा, मैं ऐसे ही एलसीएम लेता हूँ। तो उसके बाद यानी कि ये आ जाएगा 2, और 2 को फिर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टू द 10 हो जाएगा। ठीक इसी तरह अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, इधर इक्वल का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लें तो हम कितना आ जाएगा 6, और 6 अंदर गया, ठीक है, और ये 1 बाहर आया, बल्कि 9th में आप लोग सीख चुके होंगे, तो ये हो जाएगा 6 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42, और माइनस डिनोमिनेटर ये सेम एक जैसे हैं तो ऊपर आ जाएगा हमारा 35 वैसे का वैसा। आई होप एलसीएम लेना आता होगा, तो इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 10 और 7 कितने होते हैं 17 डिवाइड बाय 2, और इधर आ जाएगा 42 में से 35 गए तो 7 डिवाइड बाय 6, और इधर ऐसे इक्वल का साइन आ जाएगा। अब यानी दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसको हम यानी कि इस 7 डिवाइड बाई 6 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये उलट जाएगा, ठीक है, जैसे आपने 9 क्लास में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था। तो 7 डिवाइड बाय सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, तो अब ये डिवाइड हो रहा था ऊपर, जब यानी ये जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और साथ में उलट भी जाएगा, यानी जब भी ये चीज़ ऊपर जाती है तो मल्टीप्लाई भी होती है और उलट भी जाती है, तो ये 7 डिवाइड बाई 6 कन्वर्ट होके बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 7। इसके बाद आगे चलें तो कितना हो जाएगा, अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होते हैं, 17 6 का कितना होता है 102, तो इधर आ जाएगा 102, और 7 2 का कितना होता है 14। अब ये मज़ीद भी कैंसिल हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। 5 टू द 10, और बल्कि 5 पे तो जाता ही नहीं, 2 पे जाता है, 2 5 ज़ा 10, और उसके बाद आएगा 2 1 ज़ा 2, और इधर चलें तो 2 7 ज़ा 14। इसके बाद ये आगे नहीं जाता, तो इट्स मीन यही हमारा आंसर होगा 51 डिवाइड बाय 7। तो ये किस चीज़ के साथ चल रहा था अगर देखा जाए तो, ये यानी कि यहाँ से बात शुरू हुई थी, अगर देखें तो यहाँ से, तो ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया हमारे सॉल्व करने के बाद 51 डिवाइड बाय 7, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला ऊपर नीचे करना पड़ेगा, 3a प्लस 5b, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, और रेशो 7b माइनस 5a, 3a प्लस 5b, तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ 3a रेशो 5b, और ऊपर चलें तो 7b माइनस 5a, 7b माइनस 5a, 7b माइनस 5a, ठीक है, ये बराबर हुआ 51 डिवाइड बाय 7 प्लस 5b, सॉरी यहाँ पे रेशो लिख दिया, यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आना था प्लस, ठीक है, और उसके बाद रेशो आ जाएगा 7b माइनस 5a, ये बराबर हैं 51 रेशो 7, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या बोला गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, के 10 झेल जो भी ब्लैंक्स दी गई हैं इनको आपने कंप्लीट करना है इस तरह की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए आसान सा सवाल है, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो वैसे तो आंसर यही होगा इसको फिल करना, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेयर
राइटिंग थोड़ी सी ख़राब जा रही है, थोड़ी कोशिश करता हूँ। हीयर और हीयर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे 24 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय एक्स। तो इससे हमें यानी कि किसी तरह हमें कुछ ऐसा करना है कि एक तरफ 4x आ जाए। तो एक तरफ 4x लाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, किसी तरह इस x को ऊपर पहुंचाना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 24x और यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 6 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। तो अब हमें 4x चाहिए, तो क्या ये डिवाइड होता है? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ कि 6 पे, तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 होता है, ठीक है। तो इट्स मीन के 6 पे डिवाइड करूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो 6 से अगर, क्योंकि मैथ का रूल है इक्वेशन के एक तरफ जो करो वो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, तो 6 से इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बैलेंस हो गया इनमें, तो ये भी कैंसिल होता है। 6 7 ज़ा 42 होता है, ठीक है। तो नीचे अगर चलें तो अब इधर बच गया 4x और इधर बच गया क्या हमारे पास 7। तो यही हमने मालूम करना था, 4x इसके इक्वल है, तो 4x जो है वो 7 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7। तो इस तरह से ये पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें तो हियर यहाँ पे क्या है, इस प्रॉब्लम को लिख लेते हैं एक बार। 3x इज़ इक्वल टू 15b डिवाइड बाय y। तो हमें क्या चाहिए, ए वाई चाहिए, ठीक है। तो इट्स मीन के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिचुएशन बनती चली जाएगी आगे से आगे। तो 5 यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5ay आ जाएगा, ठीक है। और या स्टेप से डाल के कर देता हूँ। 5a के साथ इधर y मल्टीप्लाई हो गया और इधर चलें तो 15b के साथ 3x मल्टीप्लाई हो गया। आगे अगर चलें तो अब क्या हो जाएगा, 5ay इज़ इक्वल टू और 5 3 तक कितना होता है 45 bx हो गया, ठीक है। तो अब हमें यानी क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सिर्फ हमें ए वाई चाहिए, तो इट्स मीन कि ये 5 फालतू है। तो इसको अगर फालतू है तो दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ ले जाने के लिए इधर भी 5 से डिवाइड करवा दो, इधर भी 5 से डिवाइड करवा दो। जब दोनों तरफ 5 से डिवाइड करवाया ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा ए वाई इज़ इक्वल टू 5 9 ज़ा 45 होता है। तो 9bx जो है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ए वाई 9bx के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऊपर जो ब्लैंक थी हमारी 9bx। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हुआ। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा हेयर और एक बार यही डेटा उतार लेते हैं। 9pq डिवाइड बाय 2lm इज़ इक्वल टू 18p डिवाइड बाय 5m। तो हमें क्या लेकर आना है, हमें 5q लेकर आना है। तो इट्स मीन के यहाँ पे किसी तरह 9p को ख़त्म करके 5 लेकर आना होगा। तो चलिए आ जाएगा, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 9pq मल्टीप्लाई 5m, ठीक है। और इधर आ जाएगा 18p मल्टीप्लाई 2lm। अब इनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 45pqm, इधर चले तो 36plm, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई, आसान सी बात थी। अब हमें चाहिए इधर 5 और q, ठीक है। तो 5q लाने के लिए हमें इस नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करवाना पड़ेगा कि बदले में 5 आंसर आ जाए। तो अगर मैं इस नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 9 के साथ डिवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो ये 9 5 ज़ा 45 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यानी कि मुझे नंबर तो मिल गया, साथ में क्यू रखना है। तो बाकी ये दोनों रिमूव करने के लिए पी और एम इसको भी साथ में नीचे लिख लेता हूँ ताकि ये पूरा डिवाइड हो, तो बदले में जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास बच जाए। तो अगर इधर करवाया तो अब इधर भी डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो पी एम और ये 9 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद कैंसिलेशन का काम करें तो 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 और उसके बाद एम एम से कैंसिल, पी पी से कैंसिल। तो नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 5q ओनली। सॉरी नज़र नहीं आ रहा आपको, अब नज़र आ रहा होगा। तो 5q और इधर चलें तो इधर भी एम एम से कट गया, पी पी से कट गया। तो और ये भी जाता है 3 3 द 9 और 3 1 ज़ा 3 3 2 द 6, फिर 3 पे जाता है। तो बल्कि ये 9 पे ही जाता है ना सीधा, 9 4 ज़ा 36 होता है। तो 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। तो इधर आ गया 4 और साथ में इधर बच गया पीछे L।
तो 5 क्यूब बराबर आया वो हमारे 4L के। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ 4L। तो आई होप ये तीनों पार्ट्स आसान से थे, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या लिखा है, फाइंड x के आपने x की वैल्यू मालूम करनी है इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, जितनी भी प्रोपोर्शंस नीचे क्वेश्चंस की सूरत में दिए गए हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस प्रोपोर्शन के अंदर x की वैल्यू क्या होगी ये आपने मालूम करना है। तो आसान सा सवाल है, इसको चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो 3x माइनस 2 और उसके बाद रेशो 4, ये सिंबल आ गया प्रोपोर्शनैलिटी का। उसके बाद 2x प्लस 3 और ये 7। ठीक है, तो आई होप प्रोपोर्शन का टॉपिक आपने सुना हुआ होगा, जिसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला बनता था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। उसी को इस्तेमाल करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो एक्सट्रीम मतलब हद, तो ये एक्सट्रीम होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए एक्सट्रीम के नीचे एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2 ये वाला और साथ में ये वाला। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, तो इधर आ जाएगा 7। इधर मीन को करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब आसान है, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 7 3 द 21 और x माइनस 7 2 द 14। इधर इक्वलिटी के साइन 4 2 द 8x प्लस 4 3 द 12। ठीक है, तो हमें x फाइंड आउट करना है, तो x की टर्म्स जो हैं वो एक तरफ कर लेते हैं। 21x पहले से मौजूद है, 8x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, और इसको माइनस 14 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा। तो 8x और यहाँ पे 12 पहले से था और ये प्लस 14। तो चलिए 21 में से 8 गए तो कितने बच गए, 13x। तो इधर आ गया 13x और 14 और 12 कितना होता है, 12 12 24 25 26। तो यहाँ पे आ गया 26। इसके बाद x आ गया इधर 26 डिवाइड बाय 13 और 13 एकम 13 13 दूनी 26 या 13 टू द 26। तो x इज़ इक्वल टू आ गया 2। तो ये हमारे पास x की वो वैल्यू आ गई जो कि इस क्वेश्चन में हमें मालूम करने के लिए कहा गया था। तो इसी तरह सारे पार्ट होंगे, तो चलिए वन बाय वन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर सेकंड आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसकी भी x की वैल्यू मालूम करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से उतार लेते हैं। 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 7, 3 डिवाइड बाई 5, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल 2x डिवाइड बाई 3 और रेशो 7 डिवाइड बाय 5। इसके बाद फार्मूला लिखते हैं। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन सा है, एंड वाले, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाओ इसको ऊपर करके थोड़ा सा, ये सब ठीक है। तो इधर आ जाएगा 3x माइनस 7 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 5। इधर चलें तो ये अब ये दोनों हो जाएंगे। तो 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2x डिवाइड बाय 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और इसके अलावा और क्या होगा, इधर बच जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइड बाय आ गया 5। इधर कुछ कैंसिल होता है, यस 3 से कैंसिल हो गया, तो 2x डिवाइड बाय 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको ऐसे इसको ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई यस, अब सही ब्रैकेट्स 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर 2x भी जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद आगे चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 द 15, 15x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 10x। x वाली एक तरफ करें, 15x माइनस 10x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 5। और उसके बाद आगे चलें तो 5x इज़ इक्वल टू 5 और आगे चलें तो x इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5 और आगे चलें तो 5 5 1 ज़ा 5 होता है, तो x इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई।
तो पार्ट नंबर 3 भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें मैंने एक दो स्टेप पहले से ही कर लिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से उतारा, दोबारा से उतारने के बाद फार्मूला जो है ये पुट कर दिया। तो इसके बाद ही सारा काम होता है। तो मैंने सोचा वक्त बचाते हैं आप लोगों का। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रीम कौन सा है, ये दो। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। इधर क्या आ जाएगा, इधर ये दो मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स तो 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन डिवाइड बाय 3। तो अब कुछ कैंसिल होता है, इधर देखें तो 2 1 2 2 2 4 कैंसिल होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस थ्री, और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 4। इधर अगर चलें तो एक्स माइनस वन से कैंसिल, तो 5 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। आगे अगर चलें तो अब क्या करें, टू को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 2x माइनस थ्री टू द 6 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो करते हैं 2x माइनस सिक्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, और 5 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे अगर चलें तो अब क्या हो जाएगा, 3 टू द 6x माइनस 6 3 द 18, और यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 5 4 ज़ा 20। x वाली एक तरफ करें तो 6x माइनस 5x, और इधर चलें तो 20 प्लस 18, क्योंकि इधर आके प्लस का हो जाएगा। इधर अगर चलें तो अब यहाँ पे क्या होगा, x बच जाएगा ओनली, और इधर चलें तो ये हो जाएगा 20 20 40, दो निकाल दो तो 38। तो x इज़ इक्वल टू 38 हमारे पास आ गया। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये भी बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर दिया। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से उतार लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैंने दोबारा से उतार लिया, उतारने के बाद फार्मूला लिखते हैं। अब तो ये मैंने लिख लिया, फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इसके मुताबिक ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए करते हैं इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और साथ में आ जाएगा हमारे पास पी माइनस क्यू होल का स्केयर, इक्वलिटी का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और पी प्लस क्यू, और ये क्लोज। तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हम क्या करें, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम इस स्केयर को खोलेंगे या इस क्यूब के फार्मूले को ओपन करेंगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है, ये बात तो आप लोग जानते हो, ठीक है। तो अब हमें एक तरफ x मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के एक तरफ x रहने देते हैं और बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि ये वाला हिस्सा जो है इसको इधर लेकर आ जाएंगे। अब इस वाले हिस्से को इधर लेके कैसे जाते हैं, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मुख्तसर ये बताता हूँ कि जैसे ये नोमिनेटर है ना, नोमिनेटर इधर आके नीचे डिवाइड होगा, और ये डिनोमिनेटर ऊपर इस वाले हिस्से से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अभी मैं करूँगा तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन है, और इसके अलावा कुछ खास बात नहीं है। तो छोटा छोटा करके लिखूँ तो ये वाला हिस्सा पहले लिख लेता हूँ वैसे का वैसा। तो इधर क्या था, पी स्केयर प्लस पी क्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस क्यू स्केयर, और ये स्मॉल ब्रैकेट इधर आ जाएगा पी माइनस, सॉरी पी स्केयर क्यों डाल दिया, पी माइनस क्यू होल का स्केयर, और ये वाला पी प्लस क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको भी लिख देता हूँ पी प्लस क्यू, ठीक है। इसके बाद डिवाइड करता हूँ, डिवाइड नीचे कुछ भी नहीं था तो वन था, वन लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर वाला ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर आ गया x। आई होप के समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक ही काम कर सकते हैं कि इसको ओपन कर लो। आप डायरेक्ट भी यानी इसको यहाँ पे ओपन करके लिख सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों को ताकि कंफ्यूज या कुछ कॉम्प्लिकेशन ना फील हो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में इसको खोल लेता हूँ। तो ऊपर वाला वैसे का वैसा रहने देते हैं, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इंटू पी माइनस क्यू होल का स्केयर और पी प्लस क्यू, और नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है, अभी मिटा दूंगा लिखने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, बल्कि ऐसे एक सिंपल ब्रैकेट से चल लेते हैं, तो इधर आ जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, और ये यानी कि अब मैंने इसको ओपन कर लिया तो ये बन गया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं हम यहाँ से, और ये गया मिटने के बाद इधर क्या आ जाएगा, इधर इक्वल के ओनली एक्स बचा हुआ है तो वो लिख दिया। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो कैंसिलेशन होगी। कैसे कैंसिलेशन होगी कि p प्लस क्यू, सॉरी p प्लस क्यू तो नहीं कटेगा, यानी कि ये पूरा जो है इस पूरे से कट गया, ठीक है, और p माइनस क्यू जो है ऊपर दो दफ़ा है तो इसलिए स्क्वायर कट गया। अब इसके नीचे हमारे पास बचा सिर्फ p माइनस क्यू, ठीक है, ये वाला, और इसके अलावा p प्लस क्यू, और यहाँ पे x। अब जो एक फार्मूला होता है कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही फार्मूला इस्तेमाल करने लगा हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि वो इसके बराबर ही होगा तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा x। तो ये फाइनली वो x की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। राइट साइड पे यानी कि ये लिख देता हूँ, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। तो चलिए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। कुछ स्टेप्स मैंने पहले से कर लिए। कैसे कि सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं वो लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन जो है उससे दोबारा से लिख लिया जैसे कि हर पार्ट में कर रहे हैं, और उसके बाद फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसको डील करते हैं जैसे पिछले पार्ट्स किए। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर दोगे यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन सा है, 8 माइनस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे 25 माइनस एक्स, और इधर जो है 11 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे 16 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 200, और यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको इसके साथ किया, इसके साथ करने के बाद अब इसको इसके साथ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8x, उसके बाद माइनस 25x, ठीक है, और फिर प्लस x के मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। इस पे बता देता हूँ कि कैसे 11 को 16 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाया फिर 16 माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 200, अगेन से लिखना पड़ेगा मुझे 25x और 8x, 25 और 8 कितने होते हैं 33, तो 33x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर चलें तो 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें 176 आता है, तो यहाँ पे आ गया 176 माइनस 11x माइनस 16x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने यानी ये स्टेप अब हुआ है, मैंने डायरेक्ट कर दिया था पहले तो, लेकिन इस तरह भी कर दिया ताकि आप लोगों को पता रहे कि कैसे होता है। उसके बाद आगे अगर चलें तो हमें एक तरफ एक्स रखना है और बाकी सब दूसरी तरफ। तो हम क्या करते हैं, इन सारों को ही उठा के इधर ले आते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि एक्स को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उधर लेकर चले जाते हैं, ये आसान रहेगा। तो -33x इज़ इक्वल टू, तो ये हो गया -200 उधर जाके, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर जो पहले से मौजूद है प्लस 176, उसके बाद -11x माइनस 16x, बल्कि ऐसा करते हैं ये दोनों x वाले जो हैं उस साइड पे ले जाते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं, और यहाँ से मिटाने के बाद इधर लिख लेते हैं। -11x इधर आया तो पॉजिटिव 11x बन गया, और -16x इधर आया तो पॉजिटिव 16x इधर आके बन गया, और इधर ये दोनों उधर चले गए तो पीछे बच गया प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको आगे चला सकते हैं, तो आगे चलाएं तो 11 और 16 कितने होते हैं 27, तो 27x पॉजिटिव और -33x इधर चलें तो ये इससे कैंसिल, और 200 में से 176 गया तो आ जाएंगे -24, ठीक है। उसके बाद 33 में से 27 गया तो -6 आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू -24, माइनस से कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद 6 उधर जाके 24 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और 6 चौके 24 यानी 6 4 24 होता है, तो x इज़ इक्वल टू फाइनली हमारे पास आ गया। और इस तरह ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई,
और काफ़ी खुशी हो रही है बिकॉज रोज़ाना थोड़ा 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 करते करते आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है मैंने कि सब चीज़ें सही भी होंगे, लेकिन क्योंकि ह्यूमन एरर हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।